आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। इस्तकबाल करता हूं आप सभी का बिग टॉक में। आज हम बात करेंगे मॉडर्न एजुकेशन को लेकर के सर सैयद अहमद ख़ान के विज़न को, और उनका जो विज़न था मॉडर्न एजुकेशन को लेकर के आज का जो मौजूदा वक्त है, और इस मौजूदा वक्त के जो मुसलमान हैं क्या वो उस मिशन पर चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एजुकेशन में मुसलमानों के हालात क्या हैं, और मिशन मॉडर्न एजुकेशन जो है जो सर सैयद अहमद ख़ान का, उस पर वो कितना आगे बढ़ रहे हैं। अगर नहीं बढ़ पा रहे हैं तो क्या वजूहात हैं, कैसे तालीम के हालात को बेहतर बनाया जा सकता है। इन्हीं तमाम मसलों पर बात करेंगे। कई ख़ास मेहमान मेरे साथ हैं, इनका तारुफ मैं करा दूं। मेरे साथ हैं मौलाना कल्ब रुशद रिजवी साहब, जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं और एजुकेशन की फील्ड से भी जुड़े हुए हैं। इस्तकबाल है आपका। इनके अलावा हमारे साथ हैं इलियास मलिक साहब, आप भी एजुकेशन के मैदान से जुड़े हुए हैं और अलग अलग वक्त में अलग अलग तंजीमों के साथ मिल करके तालीम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, मॉडर्न एजुकेशन के मैदान में कैसे काम किया जाए, उस पर ये गौर व फिक्र करते हैं और वहाँ पर बड़ी संजीदगी से काम कर रहे हैं। आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और इनके अलावा हमारे साथ हैं मोहम्मद इरशाद साहब, AMU ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन जो है उसके प्रेसिडेंट हैं, साथ ही एडवोकेट भी हैं। आप इनका इस्तकबाल करते हैं। इनके अलावा हमारे साथ हैं शहजाद आलम बरनी साहब, आप AMU जो छात्र संघ जो है यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट यूनियन है उसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं और बहुत एक्टिवली वहाँ पर काम कर रहे हैं। आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और इन सब के अलावा हमारे साथ हैं मोहम्मद अमीन साहब, आप डिप्टी रजिस्ट्रार हैं मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के। आप सबका इस्तकबाल करते हैं। और इलियास मलिक साहब, पहला सवाल आपसे ही, जो मॉडर्न एजुकेशन को लेकर के सर सैयद अहमद ख़ान साहब का जो विज़न था, आज के वक्त में, मौजूदा वक्त में मुस्लिम तबका उस मिशन पर कहाँ खड़ा है? देखिए, ये बात सही है कि सर सैयद ने उस वक्त जो सोच दी, वो सोच इतनी अहम थी कि आज जो मौजूदा सूरत हाल है, आप तसव्वुर कीजिए कि अगर वो इदारा जिसको हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहते हैं वो ना होता तो क्या सूरत हाल होती। क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को उस वक्त महसूस कर लिया था कि आने वाले दिनों में अगर इस कौम को तालीम नहीं दी गई तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। और हकीकत ये है कि सर सैयद नाम है एक मिशन का, सर सैयद नाम है एक सोच का, सर सैयद नाम है एक तहरीक का। और जो अगर आज आप जो भी देख रहे हैं तालीम के मैदान में जो भी काम हो रहा है, अगर आप इस पे गौर करेंगे और आप पीछे जा कर के देखेंगे तो आपको वहाँ हर जगह सर सैयद ही मिलेंगे। सर सैयद जो हैं उन्होंने इस चीज़ को इस तरह पेश किया और इस तरह लोगों को, उस वक्त जो लोग थे उनको जोड़ा और आमादा किया। और वो इदारा जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है, उसका उन्होंने जो उस वक्त बीज बोया और जो पौधा लगाया, वो जो फ्लोरिश हो के आज हमारे सामने हम उसको देख रहे हैं। और वही नहीं, जो भी इदारे उसके बाद आप देख रहे हैं मौजूदा सूरत हाल में, वो सारे के सारे इदारे उसी तहरीक का नतीजा है, उसी सोच का नतीजा है। उसी सोच और उसी तहरीक का नतीजा है। अगर वो सोच ना होती तो ये इदारे भी ना होते। अगर आप चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया की बात कर लें, चाहे आप जामिया हमदर्द की बात कर लें, या जो भी और इदारे हैं, जो भी इदारे, चाहे वो छोटे इदारे हैं, बड़े इदारे हैं, जो भी इदारे आज आप देख रहे हैं, वो सब उसी सोच से निकले हैं और उसी सोच से वो आगे बढ़े हैं। सोच नजर आएगी जो जदीद तालीम और मॉडर्न एजुकेशन की थी। और ये ज़रूरत थी और आज है भी, उस वक्त भी जरूरत थी और आज उससे कहीं, ये हमेशा रहेगी, ये हमेशा रहेगी। बिल्कुल ठीक है, और वक्त के साथ और ज्यादा बढ़ेगी। आज आज जो है वो सर सैयद ज्यादा रेलिवेंट हैं। आज के इस दौर में सर सैयद की वो सोच, सर सैयद की वो बात, सर सैयद का वो कदम ज्यादा अहम है और उस पर ज्यादा काम करने की जरूरत है उस वक्त के मुकाबले में। ठीक है, मोहम्मद अमीन साहब, आपके पास मैं आऊँगा। आप एक ऐसे इदारे के, एक ऐसी यूनिवर्सिटी के डिप्टी रजिस्ट्रार हैं जो राजस्थान के सरहदी इलाके में है, और बहुत मुश्किल से जो है उसकी नींव रखी गई, बहुत मुश्किलों से वो यूनिवर्सिटी बनी, बहुत सारी काविशें थी, बहुत सारी कोशिशें थी, बहुत सारे लोगों की मेहनत थी। आप जब वहाँ बैठ करके देखते हैं, सर सैयद डे चूँकि इसी हफ्ते मनाया गया, किस तरीके से देखते हैं जो सर सैयद अहमद ख़ान साहब का जो विज़न था मुसलमानों की तालीम को लेकर के, ख़ास तौर से आला तालीम को लेकर के, मॉडर्न एजुकेशन का जो उनका विज़न था, आज जब आप वहाँ बैठ करके उस यूनिवर्सिटी में बैठ करके देखते हैं तो आपको हिंदुस्तान का मुस्लिम तबका वो कहाँ खड़ा हुआ नज़र आता है? देखिए, मैं एक बात तो बिल्कुल तहे दिल से बिल्कुल साफ है कि सर सैयद ने अगर वो ख्वाब ना देखा होता तो इन सरहदी इलाकों में तो क्या पूरे हिंदुस्तान में हमारे इदारे नजर ना आते शायद।
तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर इस सरहदी इलाके में जो कि बिल्कुल रेगिस्तान है, जहाँ ना इल्म है, ना आदमी है, ना पानी है, ना सब्ज़ है, वहाँ पे अगर आज एक यूनिवर्सिटी खड़ी हुई है रेगिस्तान के अंदर, तो वो भी अतीक साहब और उनकी जो पूरी टीम कोशिशों है से हुई मुस्लिम है। मारवाड़ और एजुकेशनल अतीक साहब सोसाइटी को जो भी थी, राजस्थान का उसकी सर सैयद ही उसकी कहा जाता कोशिश है। और उसकी मेहनत का नतीजा है वो। बिल्कुल। नहीं तो उसका उसका आज असर ये हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि आज सरहदी इलाकों से बच्चे निकल के आ रहे हैं हाँ। और इन यूनिवर्सिटीज़ के ज़रिए से आला तालीम हासिल करके अपने ऊँचे मुकाम पे जा रहे हैं। बहुत सारे तालिब इल्म ऐसे हैं जो इस साल हमारी यूनिवर्सिटी से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी पहुँचे। उनको एक जुस्तजू पैदा हुई कि हम अलीगढ़ भी देख के आएँ। तो हायर एजुकेशन के लिए अलीगढ़ भी जा रहे हैं। आज इन यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू, इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू आज बच्चे माशाल्लाह आर्मी में या आईटी फील्ड में इन इदारों की वजह से खासतौर से मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी और इससे जुड़े हुए तमाम जो इदारे हैं, मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी है, इसकी वजह से 20 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो आज मेडिकल करने के बाद में अपने छोटे बड़े हॉस्पिटल सरहदी इलाकों में स्टैब्लिश कर चुके हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव है। आज एजुकेशन को लोगों ने जिंदगी को बदलने की धुरी भी समझा है और उसको प्रैक्टिकली अमली जामा पहना रहे हैं और आगे और कोशिशें हो रही हैं कि किस तरह से और अपनी बच्चों को हायर एजुकेशन से जोड़ा जाए ताकि जिंदगी को खुशगवार बनाया जाए। बिल्कुल। मोहम्मद इरशाद साहब, चूँकि आपने वहाँ उस इदारे में जो अज़ीम इदारा है और ख़ास तौर से मुस्लिम तबके के लिए वो वाक़ई एक ऐसा इदारा है, एक ऐसी जगह है जहाँ ना सिर्फ जो है वो तालीम हासिल करते हैं बच्चे, बल्कि तरबियत भी वहाँ पर दी जाती है। ये उसकी ख़ास बात है, ये उसकी खुसूसियत में शामिल है। तो जो पहला मेरा जो सवाल है आपसे वो यही है, मैं यही जानना चाहूँगा कि आज हम मुस्लिम तबके को मॉडर्न एजुकेशन के मैदान में कहाँ देखते हैं, वो कहाँ खड़ा हुआ नज़र आता है आपको? देखिए, ये बहुत अहम मौका है और अहम डिबेट है। हम लोग को जानना चाहिए कि सर सैयद ने 1857 के ग़दर के बाद एक ऐसी बात महसूस की उन्होंने कि मुसलमानों को अगर इस मुल्क में बराबर का हक लेना है तो अगर तालीम नहीं लिया, उसने तालीम हासिल नहीं की, तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। तालीम में भी वो मदरसे की तालीम नहीं, मॉडर्न और साइंटिफिक एजुकेशन, उसके लिए उन्होंने 2 प्लान बनाया। एक प्लान था शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म प्लान ये था कि उसमें स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटी कायम करना, और शॉर्ट टर्म प्लान ये था उनका कि आवाम में बेदारी पैदा करना, अवेयरनेस पैदा करना लोगों में तालीम के बारे में, यानी कि मॉडर्न एजुकेशन एंड साइंटिफिक एजुकेशन के बारे में बेदारी पैदा करना कौम के अंदर। दूसरा प्लान ये था कि जो हिंदू मुसलमान के अंदर जो गैप आ गया था, जो खाई पैदा हो गई थी, उसको भरना। और तीसरा प्लान ये था सरकार से मुफावत करना, सरकार से डायरेक्ट पंजा लड़ाने की कोशिश नहीं करना। और इन तीनों प्लानों के लिए कौम को तैयार किया उन्होंने और कौम तैयार हुई और आहिस्ते पर फिर कॉलेज स्कूल कायम करने का कोशिश शुरू किया। सर सैयद ने जो प्लान उस वक्त बनाया था, उस प्लान में वो कामयाब रहे और आज 100 साल बाद भी हम सब याद करते हैं उनको, और हम सब जहाँ भी हैं इस वक्त वो उन्हीं की इस तालीम की बदौलत है। और आप अगर उनकी तालीम का अगर असर देखेंगे, मैं आज अररिया में कल एक फंक्शन का चीफ गेस्ट था, वहाँ जाके मैंने महसूस किया, वहाँ के कुछ छोटे बच्चों ने जो इंग्लिश में डिबेट कर रहे थे और कुछ स्पीचेस दी संस्कृत के ऊपर, उन डिबेट को सुनने के बाद मुझे महसूस हो गया कि अब वो जो सर सैयद ने जो क्षमा जलाई थी, वो क्षमा अब गांव तक पहुंच गई है। लेकिन अब उसको रास्ता दिखाने की ज़रूरत है, अब उसको दिखाने की ज़रूरत है, रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। हर शहर में, हर जगह अलीगढ़ वाले और बाकी लोग, कौम के तमाम लोग, तमाम दानिश्वरों को ज़रूरत है कि वो दानिश्वर अगर रास्ता दिखाएं तो नई बेदारी जाग जाएगी। नॉर्थ इंडिया में भी, साउथ इंडिया वाले लोगों ने तो अपने इदारे कायम कर लिए, वहाँ हिंदुस्तान के साउथ इंडिया के लोग अब नॉर्थ इंडिया में तालीम के लिए नहीं आते हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में तालीम की अब भी ज़रूरत है, इदारे की अभी भी ज़रूरत है कि अपने जो तनासुब है हमारा इस मुल्क की, जो नॉर्थ इंडिया में तनासुब है हमारा, उस तनासुब के मुताबिक हमारे पास नए इदारे नहीं हैं। हाँ। लिहाजा अब नॉर्थ, और जबकि चूंकि नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा काम किया था उस वक्त सर सैयद अहमद खान साहब ने, और जैसे आपने कहा कि वो अपनी हर तकरीर में, वो चाहे उस वक्त का जो यूनाइटेड इंडिया था वो किसी भी हिस्से में हो, वो तकरीर में हमेशा इस बात को कहते थे कि दीनी तालीम और असरी तालीम जो है वो एक तरीके से देखा जाए उसमें जो है फ़र्क नहीं करना चाहिए, और जो दीन है वो मॉडर्न एजुकेशन की तरफ आपको लेकर के जाता है ना। और हमेशा कौमी यकजहती, आपसी भाईचारगी और हिंदू मुस्लिम एकता की बात वो करते थे, अपनी हर तकरीर में इस बात के ऊपर हमेशा जोर देते थे, चूंकि ये उनको मालूम था कि अगर इस पर काम नहीं किया गया तो हालात जो है वो खराब होंगे। एक लाइन और मैं खत्म करता हूँ। हाँ। उनका जो स्टूडेंट्स को तकरीर किया करते थे, वो जी 4 बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला करते थे, हमेशा हर तकरीर में बोला करते थे तालिब इल्मों के साथ। पहली बात कहते, 3-4 बातों में से एक बात तो ये कम्युनल हार्मनी की बात जरूर कहा करते थे,
और समझाया करते थे तालिब इल्मों को कम्युनल हार्मनी के ऊपर। और 3 बातें और कहा करते थे वो हमेशा, लार्ज हार्टेड टॉलरेंस, फ्री थिंकिंग, प्योर मोरलिटी। इसकी बात हमेशा तालिब इल्मों से कहा करते थे। बिल्कुल ठीक है। और ये बात आज भी दुरुस्त है। अगर किसी कौम के नौजवानों में ये तीनों बातें आ जाती है, वो कौम तरक्की के रास्ते में चल पड़ेगी। लिहाजा आज भी हमको अपनी कौम के इस तालीमात पे गौर करना चाहिए और चलना चाहिए। मुझे यकीन है कि आपके इस डिबेट से और बाकी जो अवेयरनेस कायम हुई है अवाम में, मुसलमानों में खासकर, अगर पूरी कौम इस डिबेट को इसको अगर साल भर चलाए, सिर्फ सर सैयद डे के मौके पे नहीं, साल भर अगर इस अवेयरनेस को, सच्चाई तो यही है, सच्चाई तो यही है। तो मैं बिल्कुल वापस आऊंगा क्योंकि बहुत अहम इशू ये आपने उठाया है। शहजाद आलम बरनी साहब, ये तमाम बातें तो हुई हैं और आपने अलग अलग मेहमानों की बातें सुनी। कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर सभी लोग जो इत्तिफाक रखते हैं कि वो जो शमा रोशन की थी वो बुझी नहीं है, अल्लाह का शुक्र ये है बुझी नहीं है, उसको जला करके रखा गया है, लेकिन उसकी रोशनी अभी और आगे तक पहुंचानी है। आपको क्या लगता है, चूंकि एएमयू जो स्टूडेंट यूनियन है उसके आप प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वहाँ सिर्फ तालीम ही हासिल नहीं करते बल्कि तरबियत भी दी जाती है, एक ऐसी दसगाह है वो, क्या कहेंगे? बहुत सारी बातें जो हैं वो सामने आती हैं और सर सैयद डे मनाया जाता है, उसके ऊपर आपने भी अभी कुछ दिन पहले जब ये सर सैयद डे मनाया गया अपनी बात रखी, एतराज़ात भी रखे कि क्या सर सैयद डे जो है वो सिर्फ एक दिन के लिए है या फिर हर रोज़, हर लम्हा और हर पल जो है उसे मनाना पड़ेगा आपको? देखिए खुर्शीद भाई, सबसे पहले तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि सर सैयद के साथ जो है, जब से सर सैयद ने इस इदारे को कायम किया तो 2 चीजें बड़ी ही गलत जो है इस समाज में फैली। सबसे पहली चीज ये कि वो मुसलमानों के जो है रिफॉर्मर थे। तो वो मुसलमानों के रिफॉर्मर नहीं थे, उनका अपना एक कोट है, आप उस कोट को पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा है कि मेरे लिए कौम का मतलब जो है वो पूरा मुल्क है, वो हिंदुस्तानी है। इसका मतलब ये हाँ, नहीं होता कौम का मतलब ये है कि वो हिंदुस्तानी है। हाँ। हमेशा जब भी, ये बड़ी बदनसीबी है सर सैयद की कि हम जब भी सर सैयद की बात करते हैं तो उन्हें बड़ा महदूद कर देते हैं कि वो सिर्फ मुसलमानों के बारे में सोचते थे, मुसलमानों की पढ़ाई के बारे में सोचते थे, मुसलमानों के लिए काम करते थे। हमारी एक सोच बन गई है और ये सोच बनने के पीछे की वजह है क्योंकि पूरा एक माहौल ऐसा बनाया गया कि सर सैयद को सिर्फ एक जो है वो एक चश्मे से देखा गया और उनको एक लिबादा उड़ा दिया गया कि मुसलमानों के रिफॉर्मर हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सर सैयद ने सबके लिए काम किया और सर सैयद की खासतौर से कुछ बातें बड़ी अहम है। जैसे आज के जमाने में अगर हम देखें, मतलब 205वीं जो है उनकी यौम पैदाइश हम मना रहे हैं और सर सैयद ने 205 साल पहले जो जिस बच्चे ने जन्म लिया दिल्ली के अंदर, उसने अलीगढ़ को चुना और अलीगढ़ को इसलिए चुना क्योंकि अलीगढ़ का जो हर चीज थी उस जमाने की, चाहे वहां की आबो हवा थी, इवन आप समझिए कि जब सर सैयद ने अलीगढ़ में मदरसे की बुनियाद रखी तो यहाँ की मिट्टी का टेस्ट उस जमाने में कराया कि यहाँ की मिट्टी कैसी है, कहीं आगे चल के कोई परेशानियां तो नहीं होंगी। तो सर सैयद के जो ख्यालात थे वो बड़े ही साफ हुआ करते थे। सर सैयद ने उस जमाने में जो जो मसाइल आज हमारे सामने आते हैं, जैसे आमतौर पर पॉलिटिकल मसाइल की अगर हम बात करें तो गाय की बात आती है अक्सर कि गाय के नाम पे इतनी सारी लिंचिंग हो जाती है, गाय के नाम पे लोगों को पकड़ लिया जाता है। सर सैयद ने उस जमाने में जब मदरसे को कायम किया तो गाय के गोश्त पे उस जमाने में बैन लगा दिया था कि उनके हॉस्टल में गाय का गोश्त नहीं खाया जाएगा। वो इतने दूरअंदेश थे। सर सैयद की जो सोच थी वो इतने दूरअंदेश थे और उनका एक लेक्चर है, उस आप लेक्चर को जब पढ़ेंगे जो रिकॉर्डेड है, बाकायदा उसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई ये समझता है कि ये इदारा जो है सिर्फ मुसलमानों के लिए बन रहा है तो वो गलत सोचता है, क्योंकि उस जमाने में सारे हिंदुस्तानियों के हालात ऐसे ही थे, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या कोई और। तो ये बिल्कुल ही नहीं है कि उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के काम किया। हालांकि ये बाद में जरूर हुआ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जब मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना तो चूंकि इसके नाम में मुस्लिम आ गया तो लोगों को लगने लगा कि सिर्फ मुसलमानों एक पर्टिकुलर तबके की यूनिवर्सिटी है। ठीक है शहजाद भाई, मैं वापस आपके पास आऊंगा। बिल्कुल ठीक है। मौलाना कलबी रुशैद साहब, हमारा सवाल यही है, जो सर सैयद अहमद साहब का विज़न था मॉडर्न एजुकेशन को लेकर के, सवाल यही है किस नज़रिए से आप उसको देखते हैं, आज के दौर में हिंदुस्तान का मुस्लिम तबका उस पर कितना अमल कर रहा है? मेरे लिए ये एक फ़ख्र की बात है कि मैं अपने उस वक्त के इल्म के उस चिराग का ज़िक्र करूं कि जो अगर ना होता तो यकीनी तौर पर बहुत से इलाक़ों में, बहुत से घरों में, बहुत से जहनों में अंधेरा होता।
क़द्र गौहर शाह दानत या बेदानत जौहरी में आप ये देखेंगे कि हीरा किसी ज़माने का हो, लेकिन जौहरी किसी भी वक्त का होता है। जब वो हीरे को उठाता है तो कम से कम कदर तो ये होती है कि वो ये कहता है कि साहब मैंने इससे बेहतर नहीं देखा। तो इस वक्त के किसी भी मुफक्किर, किसी भी तारीख़दां, किसी भी साहिब हैसियत से अगर सवाल करें कि सर सैयद के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तो उसका एक ही जवाब होगा, अगर वो मुनसिफ़ है और एतदाल के साथ अदल पसंद करता है तो वो कहेगा साहब मैंने सर सैयद जैसा नहीं देखा। रहा सवाल ये कि सर सैयद साहब ने जो कुछ भी किया उसका हमें आज क्या नतीजा मिल रहा है और हम किस नज़रिए से उसको देखना चाहते हैं और आगे क्या मिल सकता है। तो देखिए, सर सैयद किताब नहीं पढ़ाना चाहते थे, सर सैयद ज़हन बनाना चाहते थे। किताब पढ़ने के लिए आप आज़ाद थे, आप जिस लायक हैं उस लायक और उस हैसियत की किताब को आप पढ़ें। ज़हन बनाने के लिए सर सैयद की कोशिश थी कि दूसरे सर सैयद भी बनते। हमारी जो सबसे बड़ी कमी रही वो ये रही कि हमने सर सैयद के दानिशगाह से, सर सैयद की यूनिवर्सिटी से असातिज़ा भी पैदा किए, मुअर्रिख़ भी पैदा किए, मुसन्निफ़ भी पैदा किए, मुफस्सिर भी पैदा किए, साइंटिस्ट भी पैदा किए, सर सैयद नहीं पैदा किया। अगर काश हमने एक सर सैयद के पीछे 10 सर सैयद बनाए होते तो हम एक अलीगढ़ को लेके नहीं कई अलीगढ़ को लेके बैठे होते, हम एक दानिशगाह को नहीं कई अदब के आस्थानों को लेके बैठे होते, और हम एक इलाके में रोशनी नहीं कई इलाकों में रोशनी फैला रहे होते। हमारे यहाँ हमारी कौम में, यानी जब मैं कौम कह रहा हूँ तो स्पेशली मुस्लिम, और जब कौम में ख़ास कहूँ तो ये हम सब हिंदुस्तानी इलाक़ों में थोड़ी थोड़ी तहज़ीबें चेंज हो जाती हैं, सोच नहीं बदलती। और वो सोच यही रहती है कि जब कोई बुलंद होता है हम कभी कोशिश नहीं करते कि उसकी बुलंदी का हिस्सा बने। हम हमेशा कोशिश करते हैं उसको पस्ती की तरफ अगर लाया जाए, उसको ज़लील किया जाए, उसे नीचा दिखाया जाए, उसके पाँव खींचे जाएँ, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी की खामोशी तो ज़रूर हिस्सा रहती है, चाहे उसका अमल हो ना हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी नज़र में सर सैयद के उस चिंगारी को दोबारा शोला बनाने की ज़रूरत है और सर सैयद की सोच को आम करने की ज़रूरत है। इलियास मलिक साहब, ये बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिनके ऊपर बात जो है वो होनी चाहिए, और सर सैयद अहमद ख़ान साहब का जो हम जैसे हम कह रहे हैं, चूँकि हमारा जो आज का जो इशू है ना वो मेन यही है कि कैसा जो उन्होंने एक विज़न देखा था या कैसा एक मुल्क देखा था, उनके जहन में वो जो ख्वाब था उसके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वो सवाल इसलिए पैदा होते हैं कि जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में आती है और वो मुसलमानों के तालीमी हालात को बयान करती है कि हालात कैसे हैं, जो SC ST समाज है उससे भी बदतर हैं। यानी जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। काम ज़रूर हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, पर जिस तेज़ी के साथ, जिस सोच के साथ, जिस विज़न के साथ काम होना चाहिए था मुस्लिम तबके ने शायद वो नहीं किया। और ख़ास तौर से जैसा इरशाद साहब ने भी कहा था कि नॉर्थ इंडिया में तो वो काम नहीं हुआ। आपको क्या लगता है, चूँकि बात शिकवे शिकायत की नहीं है, बात जो है वो आंकड़ों की है, बात रिपोर्ट की है, वजह क्या लगती है, वो काम वो क्यों नहीं हो पाया? क्या दूसरा सर सैयद मिला नहीं, या फिर हर किसी को इस बात का खौफ था कि अगर वो समाज सुधार की बात करेगा, एजुकेशन की बात करेगा, मॉडर्न एजुकेशन की बात करेगा, तो उसको जो समाज है, जो तबका है या जो मुस्लिम समाज है, उसकी मुखालफत का सामना करना पड़ेगा? देखिए, आपने कई बातें कही। इसमें सबसे पहली बात जो है वो ये है कि ये कह देना कि सर सैयद ने जो काम किया या जो शमा जलाई तो दूसरी शमा दूसरे सर सैयद ने क्यों नहीं जलाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो भी इदारे आज देख रहे हैं उसमें ठीक है कि वो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, बहुत बड़ी तादाद में नहीं हैं, लेकिन फिर भी काम हुआ है। अगर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बात करें तो वो उसका क़याम ही अलीगढ़ में अमल में आया, फिर उसके बाद वो करोल बाग आई और उसके बाद फिर जामिया नगर उसका मुस्तकिल मस्कन बना। और जो आप जामिया हमदर्द देख रहे हैं ये वही सोच है, और इस तरह के बहुत से इदारे जो हैं वो कायम हैं। हमने देखा यूपी में भी, बिहार में भी, अभी इरशाद साहब ने बयान किया, और भी अगर आप मुख्तलिफ जगहों पे जाएं, अलीगढ़ के कई सेंटर्स कायम हुए तो काम हुआ। लेकिन ये बात आप देखिए, गौर कीजिए, अगर आप हालात पे भी आपको देखना पड़ेगा। अगर आप पिछले 100-150 साल जिसकी भी आप बात कर रहे हैं उसमें अगर आप हालात पे गौर करेंगे तो मुखालिफ हवा में चली है कौम।
और ऐसी सूरत में बिल्कुल ये उम्मीद कर देना कि सब वैसे ही हो जाएगा जैसा हम सोच रहे हैं, वो इतना आसान नहीं है। ये बात सही है कि जो जिस दर्जे में काम होना चाहिए था उस दर्जे में काम नहीं हुआ, लेकिन काम बिल्कुल नहीं हुआ ये भी कहना गलत है। अब आज जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें, और मैं आपको बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ 25-30 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि 25-30 साल पहले जब हम जाते थे छोटी जगहों पे, झुग्गी झोपड़ी या कहीं, और उनसे ये कहते थे कि तुम अपने बच्चों को स्कूल भेजो, तो वो स्कूल भेजने में आनाकानी करते थे। आज सूरत हाल ये है कि जो काम करने वाले या काम करने वालियां आ रही हैं उनसे जब ये बात होती है कि तुम अपने बच्चे को स्कूल भेजो, तो वो ज़्यादातर ये कहती हैं कि हम अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं और अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। हाँ, ये अवेयरनेस आई है। देखिए, सोच तो बदली है, सोच तो जब बदली तक आप अवेयरनेस नहीं लाएंगे तब तक लोग उस पर आमादा नहीं होंगे। क्योंकि एक बात मैं और बता दूं, जो सिर्फ सर सैयद से उसका ताल्लुक नहीं है, बल्कि उसका ताल्लुक सभी से है, और सिर्फ मुसलमानों से उसका ताल्लुक नहीं, बल्कि उसका ताल्लुक हमारे पूरे हिंदुस्तानियों से। देखिए, आज बहुत बड़ा मसला चाइल्ड लेबर है। अगर आप तालीम को आम कर दीजिए तो चाइल्ड लेबर अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये आम मसाइल भी और आसान भी और सस्ता भी कर और दीजिए। सस्ता भी। अच्छा, फिर उसके अलावा एक बात और भी है, अवेयरनेस अगर आएगी। आज आप दिल्ली ही की बात कर लीजिए, दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत बेहतरीन हो गए हैं। अगर अवेयरनेस आएगी तो लोग गवर्नमेंट स्कूल में भी भेजेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप अपने इदारे ही कायम करें। इदारे काम करना इतना आसान काम नहीं है। मैंने, जो आपको याद होगा, एक तहरीक शुरू की थी और एक कॉल दी थी जो कि बहुत पुरानी चीज़ थी, ईच वन टीच वन। वो यही था कि भाई अपने बच्चों के साथ जो भी आपके बच्चे हैं, आप एक बच्चे को और पढ़ा दीजिए। क्योंकि हर शख्स इदारा नहीं कायम कर सकता, लेकिन अगर मुमकिन हो तो एक बच्चे को पढ़ाना इदारा कायम करने के मुकाबले में आसान काम है। आप अवेयरनेस क्रिएट कीजिए कि लोग अपने बच्चों को स्कूलों में भेजें। स्कूल जो मौजूद हैं उसमें भी बच्चे आज जो 20-25 साल पहले और मौजूदा सूरत हाल में अगर आप मुआवजा करेंगे तो आज लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है। तो ये बात सही है कि जो काम होना चाहिए था उतना काम नहीं हुआ है, लेकिन काम जरूर हो रहा है। काम ये हुआ खुशहाली है बात और है। काम हो रहा है। हाँ। और मुसलसल हो रहा है। और ये जो आप सर सैयद डे की बात कर रहे हैं, सही बात यह है कि सर सैयद डे जो है वो तो रोज उस सोच को, सर सैयद डे मनाने के पीछे एक सोच है, उस सोच की 365 दिन बात होनी चाहिए और उस सोच पर 365 दिन काम होना चाहिए। लोग अक्सर ये कहते हैं कि साहब सर सैयद डे में डिनर खा लिया जाता है और करोड़ों रुपए खर्च कर करोड़ों। दिए। मैं इस ये पैसे को कहता हूं अगर कि तालीमी आप इदारों में अगर लगाते डिनर हैं, तालीमी इदारे खाते बनाते हैं, तो ज्यादा बिल्कुल। बेहतर होते। ये सवाल उठते हैं। ये सवाल उठते हैं। मैं ये कहता हूं आप अगर डिनर खाते हैं तो खाइए, लेकिन डिनर खाने के साथ साथ उसी वक्त ये फैसला कीजिए कि जितना पैसा डिनर पर खर्च हुआ है इतना ही पैसा हम जमा कर करके बच्चों की, जो बच्चे तालीम नहीं हासिल कर पा रहे हैं उनको स्कॉलरशिप देंगे और तालीम हासिल कराएंगे। और अवेयरनेस के का प्रोग्राम आप चलाइए उसके जरिए, तो डिनर खाने में कोई बुराई नहीं। ठीक है। लेकिन एक अगर छोटा सा खाली ब्रेक ले डिनर रहे हैं। खा लीजिएगा तो यकीनन उस पर सवालात होंगे, उस पर उंगलियां उठेंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि सब लोग इस बात को मान रहे हैं कि जो विजन था सर सैयद अहमद खान साहब का, उस विजन पर काम हो रहा है। भले ही उस तेजी के साथ या उस संजीदगी के साथ काम नहीं हो रहा है, लेकिन काम जरूर हो रहा है। और बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारी जगहों पर संजीदगी के साथ भी काम हो रहा है, तेजी के साथ भी काम हो रहा है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं बिग टॉक और बात हो रही है सर सैयद अहमद खान साहब के बारे में। और बात ये हो रही है कि सर सैयद का जो मकसद था मॉडर्न एजुकेशन को लेकर के, आज फिर जो उनका विज़न था, उनकी सोच थी, उस पर आज का मुस्लिम तबका कितना खरा उतर रहा है, कहाँ तक वो आगे बढ़ा है, कितना काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारे मसलों पर यहाँ पर बात हुई है। और सर सैयद डे के मौके पर जो डिनर जो है वो रखे जाते हैं, उसके ऊपर भी बात हुई कि ठीक है भाई, डिनर रखा जाए, उसमें कोई बुराई की बात नहीं, कोई हर्ज की बात नहीं है। चूँकि लोग आएंगे, बातचीत करेंगे, ख्यालात जो है एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझेंगे और इस मसले पर बात करके आगे बढ़ना चाहिए। यानी यहाँ पर यह भी बात हुई है कि पैसा खर्च ज़रूर हो,
डिनर के ऊपर भी, लेकिन उतना ही पैसा फिर इकट्ठा करके तालीम के मैदान में भी खर्च करना चाहिए। लेकिन अगर मिलेंगे जुलेंगे नहीं, बातचीत ही नहीं होगी, तो फिर वो सोच आगे कैसे बढ़ेगी। जाहिर तौर पर ये मसले पर हम ज़रूर संजीदगी के साथ लगातार बात करेंगे। और मौलाना कल्ब रुशद रिजवी साहब, कुछ देर पहले ही आपकी एक तकरीर मैं सुन रहा था जिसमें आपने तरबियत की बात की थी और एक पर्टिकुलर समाज की बात की थी कि उस समाज के बच्चे, उस तबके के बच्चे 21 साल की उम्र में जो है वो ना सिर्फ ग्रेजुएट हो जाते हैं, बन जाते हैं, बल्कि वो लीगल वे में पैसा भी कमाने लगते हैं। और बच्चों की तरबियत की भी बात है कि कैसे बच्चों को तरबियत भी दी जाए, क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने जो उनका विज़न था या जो उस वक्त उनकी सोच थी, अगर आज के माहौल को देखें, मुस्लिम तबके का आज का माहौल, ख़ास तौर से नौजवानों का, एक बड़ा तबका ऐसा है जो अपना वक्त खर्च करता है मोबाइल देख करके, टीवी देख करके, गेम खेल करके, बेकार की फिजूल की बातें करके, चाय खानों पर बैठ करके इधर उधर की बातें करके। तो शायद इस माहौल के लिए उनकी सोच नहीं रही होगी। अगर वो ज़िंदा होते तो शायद जो है वो फिक्र कर रहे होते, परेशान दिख रहे होते। क्या लगता है कि इस तरफ कैसे काम करने की ज़रूरत है? देखिए खुर्शीद भाई, जैसा कि अभी मेरे एक भाई मेरी किसी कमेंट से पूरी तरह सहमत नहीं थे और उन्होंने अपना नज़रिया पेश किया, शायद उनकी अपनी स्टडीज़ होगी, लेकिन आप जानते हैं कि मैं हर हफ्ते कम से कम 7,000 लोगों से मिलता हूं आम तौर पे, और 20,000 लोगों से महीने में। तो मैं ज़्यादातर हिंदुस्तान के उन गाँव में जाता हूं जहां पर काम हो रहा है या काम नहीं हो रहा है, पानी है या सूखा है। मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान में जितनी कौमें आबाद हैं, मैं कौमों की बात नहीं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, 7,000 यूनिवर्सिटियाँ हैं हमारे इस मुल्क में। इस 7,000 में अगर आप 4 यूनिवर्सिटी का तस्करा करेंगे तो मैं इस अदद को अदद नहीं मानूंगा और मुझे शर्म आएगी इस अदद को पेश करते हुए। 30 महीने का रोज़ा नहीं होता, 1 महीने का रोज़ा होता है, और 1 महीने के रोज़े में 4 दिन की अफ्तारी अगर आपने मस्जिद में भेज दी है तो ईद में आपको कोई हार नहीं पहनाएगा कि आपने रोज़ेदारों का ख्याल रखा। बहुत ज़्यादा समझना पड़ता है, बिलखुसूस जब आप टेलीविज़न पे बोलते हैं और नस्ल आपको सुन रही होती है और 20 साल बाद भी आपको सुना जाएगा। मैं आपको बताऊं कि जैसा मुसलमानों ने मकान बनाया, जितना पैसा गाड़ी में खर्च किया, जितना पैसा शादी में खर्च किया, जितना पैसा दिखावे की शरीयत में खर्च किया, जितना पैसा नाम और नेहात के लिए खर्च किया, जितना पैसा अपने जनरेशन में एक नए अटक और सरनेम को लेने के लिए खर्च किया, जितना पैसा शादियों में दूल्हे के कपड़े के लिए खर्च किया, वो सारा एहसास इल्म के नाम पर ज़ीरो है। ज़ीरो में हम लोग गांव की लैंग्वेज में बोलते हैं ज़ीरो बटा सन्नाटा, वो है। मैं वो तकरीर कर रहा था बनारस में, और आप जानते हैं बनारस में जो हमारी मुस्लिम कौमें हैं वो किस तबके से आती हैं, मेहनती भी हैं, पैसे वाली भी हैं और समझदार भी हैं, और कुछ ऐसी भी हैं जो रोड पे घूमती हैं। तो मैंने कहा था, जैन का 21 साल का बच्चा जब घर में आता है तो वो पैसे लेके आता है, क्योंकि उसे पता है कि अब उसका ग्रेजुएशन ख़त्म हो गया है और अब उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो घर को संभाले। तो आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत बनिए, घर के रिस्पॉन्सिबल बनिए। और जब तक ये सोच हम जवानों में नहीं देंगे, आप जानते हैं कि नेशनल छात्र संसद हो, भारतीय छात्र संसद हो, बिहार हो, कश्मीर हो, गुजरात हो, इन सारे छात्र संसद से मेरा लेना देना रहा है और मैं छात्रों में ज़्यादा काम करता हूँ। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अल्हम्दुलिल्लाह 3,70,000 स्टूडेंट से ज़्यादा हैं। मैं हिंदुस्तान पे उस तरह नज़र रखता हूँ जैसे एक सियासतमदार अपने विधानसभा पे रखता है। मैं आपको बताऊँ कि हमारे यहाँ इल्म की बातें होती हैं, जो इस्लाम इक़रा से शुरू हुआ और इस्मा इफ़हम पे ख़त्म होता है, जहाँ बिस्मिल्लाह से शुरू होता है और माशाअल्लाह पे मामला ख़त्म होता है, वहाँ इल्म बज़्म में नहीं रहा। शेर व सुखन की दुनिया देख लीजिए और शायरी का मेयार देख लीजिए, खिताबत की दुनिया देख लीजिए और खिताबत का मेयार देख लीजिए, मुफ़क्किरों की दुनिया देख लीजिए और तफ़क्कुर की बुनियाद देख लीजिए और मेयार देख लीजिए, इल्मी दुनिया देख लीजिए और इल्मी लोगों का मेयार देख लीजिए। आप अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आप लोग दावत की बात कर रहे थे, आप की कह रहे थे कि दावत देना चाहिए, दावत नहीं देना चाहिए। भाई, आप अमेरिका और यूरोप को जब जाके काम करते हो, वहाँ से पैसे लाते हो, डॉलर लाते हो, तो आप उनको अच्छी चीज़ों के लिए फॉलो कर लो। उनके यहाँ ये दावतें स्पॉन्सर होती हैं। अगर कोई आना चाह रहा है और वाक़ई वो खाना खाना चाह रहा है तो उससे कहिए अपना टेबल स्पॉन्सर करें। हर टेबल पे 5 बच्चे को मुफ्त तालीम दी जाएगी। $500 में टेबल बुक होता है, लोग अपने 505 लोगों को लेके आते हैं। मेरा पर्सनल क्या कहना है, हमें इस वक्त कम से कम चंद मुफक्किरों को जब वो गुफ्तगू करें तो हालात हाज़रा को ही ना देखें, बल्कि वो ये भी देखें कि आगे आने वाला 40 साल के बाद का मुसलमान जब ये देखेगा कि हमारे बड़ों ने टेलीविज़न पे क्या कहा, तो उसे ये सच्चाई दिखाई दे कि उनके हाथ बंधे थे मगर उनकी फ़िक्रें आज़ाद थी। बिल्कुल।
इरशाद साहब, आपको क्या लगता है, बहुत सारे लोग, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, इस बात से डरते हैं कि समाज क्या कहेगा, क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान साहब जिस वक्त ये तहरीक चला रहे थे और वो अलग अलग जगहों पर जा रहे थे मदद के लिए, चंदे के लिए, कि भाई एक ऐसा तालीमी इदारा कायम करना है, एक ऐसी मॉडर्न 10 गाह तैयार करनी है जहाँ पर बच्चे जो हैं वो आला तालीम हासिल करें, तो क्या क्या उन्हें कहा गया, किन मुश्किलात से जो है वो दो चार हुए और किस किस तरीके से उन्हें परेशान करने की कोशिश की गई, मेरा ख्याल के उसका जिक्र करना भी अब मुनासिब नहीं है। क्या लगता है, समाज जो है वो, उसके अंदर बहुत सारे समाज सुधारक इसलिए पैदा नहीं होते या इसलिए हिम्मत नहीं दिखाते क्योंकि उन्हें यही डर रहता है कि कहीं उन्हें कुफ्र का उनके खिलाफ फतवा जारी ना हो जाए या उनके खिलाफ जो है कोई दूसरी बातें सामने ना आ जाएं, यानी मजहब जो है वो आड़े आ जाता है समाज सुधार के। एकदम सही बजा फरमाया आपने। और मैं कल भी सर सैयद डे के उस फंक्शन में, जब वहाँ चीफ गेस्ट था, उस फंक्शन में मैंने यही बात कही थी और मैंने कहा उन लोगों से कि समाज में जो समाज का सिस्टम है वो सिस्टम 3 तरह से चलता है और सिस्टम के 3 बुनियाद हैं। एक सिस्टम है जो सिर्फ 1% लोगों को हासिल है और वो है लीड द सिस्टम, दूसरा है फॉलो द सिस्टम और तीसरा है गेट आउट ऑफ द सिस्टम। तो दुनिया में सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं जिनको ये अल्लाह ताला ने दिया है ऐसे जो लीड करते हैं सिस्टम को। बाकी जो 99% लोग हैं वो फॉलो करते हैं सिस्टम को। लिहाजा आपको ऐसा, मैंने उन लोगों से कहा कि आपको ऐसा मौका मिला हुआ है कि आपने एक अच्छी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल किया है, आप कुछ करना चाहिए आपको। मैं एकदम मौलाना से मुत्तफिक हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं वो सर सैयद के जो हालात थे उससे भी मैं समझता हूँ बदतर है, क्योंकि इस वक्त अगर आप कुछ काम करने के लिए निकलेंगे तो आपको ज़्यादा दुश्वारियाँ सामने पेश आएगी। अगर 100 लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, आप अच्छा काम, लेकिन उस डिसअपॉइंटमेंट और डिप्रेशन के पीछे को अगर आप हाथ से निकाल देंगे और तब हिम्मत करके कुछ करना चाहेंगे तो कुछ कर पाएंगे। क्योंकि सर सैयद अहमद खान साहब ने भी सोच लिया था एक बार 1857 की क्रांति के बाद कि वो मुल्क ही छोड़ देंगे, लेकिन फिर उनके जहन में ख्याल आया कि अगर मैं मुल्क छोड़ दूंगा तो मेरी तरह बहुत सारे लोग और चले जाएंगे, फिर सोचेगा कौन, कम्युनिटी के बारे में तो सोचना पड़ेगा। लिहाजा मैं तमाम लोगों को जहाँ भी जाता हूँ वहाँ वही करता हूँ। मैं भी स्टूडेंट से और अलीगढ़ के लोगों से या बाकी लोगों से, थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में दखल है, मैं भी लोगों से मिलता हूँ। अब मैं उनसे यही बात उनको कहता हूँ कि देखो भाई बाहर निकलना पड़ेगा आपको। बिल्कुल ठीक। आपको जो अपनी कम्युनिटी, विद इन कम्युनिटी जो तकलीफें हैं, जो यूथ के अंदर जो जवान है, स्टूडेंट्स हैं, उनमें वो फायर नहीं है जो फायर होना चाहिए। तो ठीक कहा इन्होंने, जैन या पंडित के अंदर जो पंडित के लड़कों में जो फायर है, मैं IIT में बुलाया लड़कों ने मुझे गेस्ट, और अपने जो जाकिर हुसैन कॉलेज अलीगढ़ का है उसके अंदर जो बुलाया गेस्ट, दोनों जो स्टूडेंट्स के अंदर जो डिफरेंस पाता हूँ मैं, वो लड़कों में जो सवाल पूछे मुझसे और जो सवाल जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में जो पूछा मुझसे सवाल, जो फर्क पाता, बड़ा गैप है, वो जो गैप पाता हूँ, तो वो फायर जो है वो विद इन कम्युनिटी पढ़े लिखे लोगों के बीच में जो फायर पैदा करना पड़ेगा। अपने यहाँ जो जाकिर नगर से लेके आप अगर शाहीन बाग के कोने तक जाइएगा, जिस तरह के बच्चों को देखेंगे जो यंग बच्चे क्या कर रहे हैं, और वो खाने के होटलों पे ही अपना वक्त बिताते हैं, उसी अपनी ज़िंदगी समझते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि भाई वो तालीम के साथ तरबियत हासिल करना, मेरा ख्याल कि वो तरबियत का हिस्सा है कि आपको कितना वक्त कहाँ जो है वो बिताना है या कैसे उसको खर्च करना है। और मैं एक बार फिर जो है मोहम्मद अमीन साहब आपके पास में आऊँगा, क्योंकि एक बड़ा सवाल ये उठा है कि समाज के अंदर लोग चाहते तो हैं कि काम करें, लेकिन वो कई बार जो है वो डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, कहीं उनके खिलाफ जो है वो कुफ्र का फतवा ना आ जाए, कहीं उनके खिलाफ जो है वो आवाज़ें ना उठने लगे, वो इसलिए शायद हिम्मत नहीं दिखाते। जोधपुर में जो मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी है, वो जो सब लोग हैं मिलकर के उन्होंने कैसे काम किया, अगर आप 1 मिनट में वो बात बताएं, और किस तरह के मुश्किलें परेशानियां उनके सामने आई और उसके बावजूद भी उन्होंने काम करके दिखाया। एक छोटा स्कूल बनाया, फिर एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया और उसके बाद यूनिवर्सिटी। तो वो जो सफ़र था उसको 1 मिनट में कैसे बताएंगे और कैसे दूसरे लोगों को हिम्मत करनी चाहिए? देखिए, 2 चीजें हैं, जैसे पहले भी बात हुई कि एक तो सर सैयद के ऊपर भी जो एक तमगा लग गया कि सिर्फ मुसलमानों के लिए काम किया। ऐसा नहीं है, जब हम तालीम के लिए काम करते हैं तो हम सबके लिए काम करते हैं और हमें दरवाजे सबके लिए खोलने चाहिए। भले ही नाम हमने भी मुस्लिम है हमारे इदारे के साथ भी, लेकिन ये इदारा ये नहीं भूलना चाहिए कि ये इदारा महाराजा उम्मेद सिंह जी ने 1929 में बनाया था और इसका नाम दिया मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी, कि मुसलमानों को ये तक़वियत मिल सके कि सोसाइटी जो है एजुकेशन के थ्रू उठ सकती है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अपने इदारों में माहौल ऐसा बनाएं कि सबका इस्तकबाल करें।
हम उन वो जो फिल्ट्रेशन लग गया है आज हायर एजुकेशन में कि हायर नंबर वालों को लेते हैं। जैसे अब हमारा यूएसपी है कि दुनिया में जिसको एडमिशन ना दे, जिसके पास मार्क्स ना हो, जिसके पास पैसे ना हो, उसकी कफालत हम करेंगे, हमारे पास आ जाओ। आज अल्हम्दुलिल्लाह हजारों हजार टेस्टिमनीज है हमारी। आज गवर्नमेंट जॉब्स में आप किसी डिपार्टमेंट जाए, आप रेलवे में जाएं, आप एम्स उठाएं, खाली खाली एम्स उठाएं पूरे हिंदुस्तान के, आज 200 से ज्यादा बच्चे हमारे नर्सिंग ऑफिसर हैं जो सिर्फ जोधपुर हमारे माई खदीजा हॉस्पिटल से नर्सिंग कॉलेज से निकल के गए हैं। आप किसी फील्ड में जाए, आप आर्मी में जाएं, आप नेवी में जाएं, हर जगह हमारे बच्चे मिलेंगे। गांव से आए हैं, बहुत ही डिप्राइव्ड सेक्शन से आए, लेकिन उनको एक ऐसा कंड्यूसिव माहौल दिया जहां पे वो पढ़े और आगे निकल गए। दूसरी चीज, समाज का काम है टांग खींचने का, वो खींचेंगे, यहाँ पर भी खींचेंगे। हजारों मुकदमे हैं हमारे ऊपर, है ना। अब हम तो एम्प्लॉय हैं, हमारे ऊपर भी मुकदमे लगने शुरू हो गए मैनेजमेंट के साथ साथ। तो लेकिन उनसे घबराना नहीं है। सर सैयद को लोगों ने जब निकले थे तो धूल दी, लेकिन सर सैयद अहमद खान ने क्या किया, उस धूल को नींव में डाल के बाकायदा एक रसीद बना के दे दी और लोगों से कहा कि तुम गवाह रहे ना, ये जो धूल मिट्टी जो मुझे मिली थी ये मैंने नींव में डाल दी। जूता मिला फटा हुआ, उसको ठीक कराया, जो खर्च आया वो खर्च निकाल के बाकी जो खर्च बचा उसकी रसीद बना के दे दी। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड हमें लाना पड़ेगा जो बदलाव की कुछ बाहर चलाना चाहते हैं। अगर हम समाज के साथ अटके रहे और समाज की बुरी चीजों में समाज ये नहीं करता, समाज वो नहीं करता, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमें ये मानना पड़ेगा कि अच्छा काम कर और दरिया में डाल और लोगों के जूते खाता रहा, लेकिन आने वाली नस्लें इंशाल्लाह आपको दुआएं देंगी। ये काम मारवाड़ ने करके दिखाया, बिना तफरीक इस बात के कि कोई जेंडर का कोई बिना तफरीक और बिना तफरीक किसी और मजहब मिल्लत की और एक खास रिलीजन बात की ये रही तमाम लोगों की जो बिल्कुल है इस्तकबाल करते हैं। आज हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम फक्र से कह सकते हैं कि आज हमारे छोटे से इदारे के अंदर जी मिनिस्टरों की कॉल्स आती हैं एडमिशन कराने के लिए, जो कि हाँ हमारी फीस 5-7 हजार और रुपए एक साल और की एक है, खास बात लेकिन मुझे उसके लगता है उसका बावजूद जिक्र भी करना भी गरीब यहाँ तबके को बेहद एडमिशन जरूरी कहीं है नहीं कि मिलता, मारवाड़ वो मुस्लिम हमारे पास आते एजुकेशनल हैं, हम उसका सोसाइटी जो एडमिशन है देते हैं। तो उसकी हमें खास कहीं ना बात कहीं एक ये भी पॉजिटिव रही एटीट्यूड के है साथ काम करना है। जी, उसकी खास बात एक ये भी रही है कि कोई भी हुकूमत हो स्टेट में, हर हुकूमत से उन्होंने जो है वो राब्ता कायम रखा और जो भी सरकारी मदद है वो हर हुकूमत से ली। पंचजन्य में भी वहाँ की खबर छपती है और लीड खबर छपी, गौशाला वो चला रहे थे। और बहुत सारे जो लोग हैं, यानी बहुत सारे अलग अलग पार्टी से जुड़े हुए जो लीडर्स हैं वो वहाँ पर विजिट करते हैं, जाते हैं, यानी सबके साथ राब्ता रखना पड़ेगा, बातचीत जो है वो करनी पड़ेगी। शहजाद आलम बरनी साहब, एएमयू की बात अगर हम करें, उसको लेकर के पिछले दिनों अलग अलग वक्त पे पिछले 5-7 साल में बहुत सारे सवालात उठे और बहुत सारे इस तरह की चीज़ें सामने आई, जैसे पहले भी इशारा हो चुका है कि ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की, एक पर्टिकुलर तबके की यूनिवर्सिटी है और इमेज भी ख़राब हुई। आपको क्या लगता है, चूंकि स्टूडेंट यूनियन के लीडर आप रह चुके हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं, किस तरीके से उस इमेज को साफ करने की, उस धूल को हटाने की ज़रूरत है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पिछले दिनों यहाँ पे एक प्रोग्राम के चीफ गेस्ट थे और उन्होंने जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मिनी इंडिया वर्ड दिया था, खुद अपने भाषण में उन्होंने कहा था। और उनके एक भाषण के बाद से जो है जो छोटे छोटे जो नेता थे यहाँ के आसपास के, उनकी जबानों पर थोड़े से ताले लगे और थोड़ा सा माहौल बदला। ये जरूर है कि आज के जो माहौल है उसमें छोटी छोटी सी चीजों पर राजनीति होती है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ सालों से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस चीज का शिकार रही है कि कोई भी मसला किसी भी तरह का हो उसको राजनीति से जोड़ दिया जाता है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पेश पेश उसमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दो अहम चीजें हैं, मैं आपका एक और सवाल भी साथ में जोड़ दे रहा हूं, चूंकि बीच में सब बातें मैं सुन रहा था बहुत देर से, कि हालात कैसे बदलेंगे, क्या करें मुसलमान खासतौर से, कि सर सैयद ने जो 205 साल पहले की, जो आज हम उनकी यौम पैदाइश मना रहे हैं, 205 साल बाद भी उनको याद किया जा रहा है, तो हम ऐसा क्या करें कि हम उनके नक्शे कदम पर चल सकें, या हम ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हम आज इन हालात में हैं। कि पिछले दिनों एक डेटा आया था, नेशनल डेटा था, जिसमें कहा गया था कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो रिलीजियस कम्युनिटीज की अगर बात की जाए तो तालीम में सबसे पीछे हैं। बाकायदा इसका डेटा है, जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज है उनमें मुसलमानों के हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था खुर्शीद भाई, और ये रिपोर्ट जो है इसी साल की मई की एक रिपोर्ट है, जब ईद का मौका था, उस पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट की है जिसमें बंगाल स्टेट का जिक्र किया गया है। उसमें कहा गया है कि बंगाल के अंदर अकेले जो है वो 150 करोड़ रुपए की ज़कात इकट्ठी होने की उम्मीद है। आप समझिए कि अकेले एक स्टेट के अंदर 150 करोड़ रुपए की ज़कात एक साल में मुसलमान इकट्ठा करते हैं सिर्फ ईद के मौका पर। और एक और संस्था है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज, उसने करीब 4 साल या 5 साल, मुझे ईयर नहीं याद है, वो एक डेटा उसमें उन्होंने शायद किया था जिसमें कहा था कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो सालाना करीब करीब 1000 करोड़ रुपए की ज़कात देता है।
आप समझे कि 1,000 करोड़ रुपए उसमें से 70% जो है करीब करीब वो लोग खा जाते हैं जो दीन के नाम पर जो है हम लोगों को कहते हैं कि साहब दीनी तालीम अलग है और दुनियावी तालीम अलग है, जबकि तालीम तालीम है, वो चाहे कोई सी भी तालीम हो। तो आप समझिए कि 1,000 करोड़ रुपए की ज़कात जो कौम सालाना निकालती हो, अगर उस पैसे का सही इस्तेमाल किया जाए तो आप हिंदुस्तान को, मैं सिर्फ लेकिन मुसलमानों ये को बात नहीं सही कह है, रहा लेकिन हूं, मैं ज़कातों कहता से हूं जो कि है आप वो तालीमी इदारे हिंदुस्तान नहीं को चलते भाई, वो मदरसे छोटे चल सकते हैं। और ज़कात किस मद में खर्च होती है ये भी एक बड़ा सवाल है। जाहिर तौर पर उस पर हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि ज़कात का भी एक पूरा एक सिस्टम है जी। कि वो ज़कात कब अदा करनी है, कितनी अदा जी, जी, करनी जी। है, उसकी मिनिमम लिमिट है, अपर कोई लिमिट नहीं है, कितना भी नहीं, आप दे नहीं, सकते हैं, ठीक है साहब। और उसकी मद भी है कि कहाँ कहाँ वो खर्च करनी चाहिए। तो अब जी, जाहिर है जी, जी, उसके जी, ऊपर भी जी। ज़रूर बात करेंगे किसी दिन। तो मेरा कहने का मकसद जो है वो किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं है। मेरे कहने का मकसद ये है कि हमें सबको अपने अंदर झांक के देखने की जरूरत है कि हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो पैसा एक और चीज देखिए, अभी जैसे हम सर सैयद डे पे उनको याद करते हैं, खुर्शीद भाई आपको जानकर हैरानी होगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर सालाना 65 लाख रुपए इकट्ठे होते हैं सिर्फ डिनर के लिए। सर सैयद का जो डिनर होता है और वो पैसा सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट से कलेक्ट किया जाता है, 65 लाख रुपए सालाना जो स्टूडेंट से कलेक्ट किया जाता है सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर आप इस आंकड़े को उठा करके देखेंगे और दुनिया भर के अंदर जो अलीग बिरादरी खासतौर से कहें जो सर सैयद का यौम पैदाइश का जश्न मनाती है, वो करीब करीब 20 से 30 करोड़ रुपए सालाना सिर्फ डिनर पर खर्च कर देती है। और फिर हम बाद में जो है रोते हैं कि साहब हमारे पास ये क्यों तालीमी हुआ इदारे ऐसा? नहीं है और हम सर हाँ, सैयद के पैसे मिशन को नहीं है और लेके नहीं चल तालीमी रहे हैं। इदारों के लिए पैसा नहीं है। इलियास मलिक साहब, ये सवाल जो उठा था कि भाई वो ज़ील कह लीजिए या फिर वो सोच व फिक्र कह लीजिए, वो विज़न कह लीजिए, वो नहीं है, और अगर है तो वो कम है, मतलब उतना नहीं है, कोई नया सर सैयद उठ करके सामने नहीं आता। इदारे तो बनते हैं, तालीम इदारे भी अलग अलग जगहों पर बनते हैं, बट वो तहरीक जो थी, AMU एक इदारा नहीं है बल्कि वो एक तहरीक का नाम है। वो जो तहरीक चलाने वाले लोग हैं वो सामने नहीं आते, वो अपने अपने इलाकों में थोड़े बहुत काम करते रहते हैं। उस तहरीक को चलाने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि कैसे वो तहरीक का जज्बा पैदा किया जाए, और कैसे वो, या फिर वो जो है वो कुदरती है, वो जिसमें आएगा बस आएगा, हम जो है वो सिर्फ इसी भरोसे रह जाएं कि ठीक है भाई जब कोई नया पैदा होगा कोई सर सैयद तो होगा, अभी कोई नहीं है। नहीं, देखिए ये तो बात मुनासिब नहीं है कि ये सोच के बैठ जाए कि जब कोई सर सैयद पैदा होगा। सर सैयद कोई भी बन सकता है उनके नक्शे कदम पे चल के, जी, उनकी सोच को आगे ले जा करके जिस दर्जे में भी काम हो सकता है। देखिए उन्होंने भी एक इदारा जो कायम किया था, वो जाहिर है उस वक्त उन्होंने यूनिवर्सिटी नहीं बना दी थी। हाँ, एक मदरसा जो है वो मदरसे की जो तश्कील की चीज थी, उन्होंने कायम की थी, आज अगर वो छोटे छोटे पौधे लगाए जाएं तो यकीनन वो कल तनावर दरख्त होंगे। ये बात सही है कि अभी जो मौलाना ने बात कही कि बहुत सारे पैसे जो खर्च होते हैं, आप ज़कात की बात ना भी करें, लेकिन शादियों पर और दूसरी चीज़ों पर जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो इतने ज़्यादा खर्च हो रहे हैं कि हकीकत ये है कि अगर उन लोगों को मोटिवेट किया जाए कि ठीक है भाई आप जो कर रहे हैं वो करिए, लेकिन इसके लिए भी थोड़ा सा पैसा आप कंट्रीब्यूट कीजिए, तो कुछ लोग इसके लिए तैयार हो सकते हैं। मैं बार बार जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जो चीज़ महसूस करता हूँ वो सारी कमियों में एक बड़ी कमी ये अवेयरनेस की कमी है। लोग जो हैं वो इसके लिए अवेयर होने के लिए तैयार नहीं है, या कोई उनको अवेयर करने के लिए तैयार नहीं है कि भाई आप ये जो कर रहे हैं ये हम इससे रोक नहीं रहे हैं, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा फंड तालीम के लिए कीजिए और तालीम की अहमियत को समझिए। कहीं ना कहीं तालीम की अहमियत अगर लोगों के अंदर आ भी रही है तो वो अपनी जात तक आ रही है कि भाई हम अपने बच्चों को एक बड़ा सवाल जैसे मैंने पहले भी उठाया था, जैसा मैंने पहले भी वो सवाल उठाया था, और अभी शायद आलम बर्नी ने भी ये बात कही कि वो जो ज़कात का पैसा इकट्ठा कर लेते हैं फिर वो खा भी जाते हैं उस पैसे को। तो बहुत सारे ऐसे ज़कात फाउंडेशन भी है और बहुत सारे ऐसे जो हैं वो अलग अलग तंजीमें हैं जो ज़कात को कलेक्ट करती हैं और अलग अलग मद में जहाँ वो खर्च किया जा सकता है उसको खर्च करते हैं। वो जो खौफ है, वो जो डर है इस बात का कि लोग क्या कहेंगे, एतराज करेंगे, कोई फतवा ना आपके खिलाफ आ जाए, वो डर कैसे निकले? जो बात आप कह रहे हैं वो डर कैसे निकले? उसी के लिए सर सैयद बनना डर कैसे? हाँ, उसी के लिए सर सैयद बनना, क्योंकि वो डर निकालना बहुत जरूरी है। सर सैयद के ऊपर तमाम चीजें लगी, लेकिन सर सैयद ने उस खौफ को अपने दिल से निकाला और वो आगे बढ़े। तो वो सोच जो है, वो सोच अगर लोगों के अंदर आएगी तो वो खौफ को पीछे करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसलिए कि ये बात आप समझ लीजिए, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं, किसी भी कम्युनिटी की, किसी भी शख्स की बात आप
कीजिए, जब कोई कोई काम करने के लिए निकलता है तो कुछ न कुछ ऐसे ये लोग बात होते सच हैं है जो कि उसकी जब टांग जब खींचते इस हैं, जो दुनिया उस पे में ना सिर्फ तंत्रित हिंदुस्तान करते में हैं, बल्कि ये पूरी हर दुनिया काम में होता है। कोई इससे समाज डर के सुधारक अगर सामने कोई आया बैठ है, जाता है, बिल्कुल सही है, तो वो काम नहीं कर सकता और वो काम हर समाज नहीं कर सुधारक पाएगा। को, हर समाज काम सुधारक करने को के लिए एतराज़ात का आपको जो है वो अपने सामना अंदर करना से पड़ा है। डर और खौफ निकालना पड़ेगा। बिल्कुल आपको ठीक। ये सोचना पड़ेगा कि हमें ये काम करना है, और वो आदमी जब काम करेगा तो कुछ लोग उसके साथ चलेंगे, एक कारवां बनेगा, और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो उसकी टांग खींचेंगे। ये प्रोसेस चलता रहता है। ये आज का प्रोसेस नहीं है। आप अगर आप 1400 साल पहले उठा करके देखेंगे तब भी आपको यही प्रोसेस नजर आएगा हमेशा कि मुखालफत कुछ हुई ना है। कुछ लोग हाँ। हमेशा रहे हैं ऐसे जी। जो इस तरह के होते हैं, लेकिन उनसे कारवां नहीं रुका करता। कारवां को अगर पता है कि हमारी मंजिल ये है और वो मंदिर की तरफ गामजन है, तो वो चलता जाएगा और कभी ना कोई ठीक है। मंजिल मिलेगी। मोहम्मद ये इरशाद सोच साहब- करके बैठ जाना, ये कामयाबी की दलील नहीं हो सकती। ठीक है मोहम्मद इरशाद साहब, ये जो तमाम बातें हुई हैं और इसमें एक मसला, बड़ा मसला ये भी उठा था कि एक तो जो उनकी इमेज है वो ऐसी बना दी गई कि वो एक पर्टिकुलर तबके के लीडर कह लीजिए, भले ही वो तालीमी लीडर हो, चूँकि लीडर तो लीडर होता है, तो उससे वो कैसे बाहर निकल सकते हैं। और दूसरा एक अहम मुद्दा यह है कि तालीम के साथ साथ वो कौमी यकजहती, आपसी भाईचारगी और हिंदू मुस्लिम एकता पर हमेशा जोर देते थे। अब देखिए उस वक्त यानी 19वीं शताब्दी में भी उनको इस बात की फिक्र थी कि कैसे हिंदू मुस्लिम एक होकर के रहें, क्योंकि वो जानते थे कि जो है कॉन्फ्लिक्ट या ये तमाम चीज़ें वो पैदा तो ज़रूर होंगी। तो इस पर कैसे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी एक मिशन का हिस्सा है उनके। देखिए, कम्युनल हार्मनी तो उनका बेसिक बुनियादी टॉपिक था, और मजहबी एकता के बारे में तो हमेशा बात करते थे वो। सर सैयद खासकर तालिब इल्मों से बात करते हुए तो हमेशा कहते रहते थे वो। और उनके हर मिशन के अंदर आप अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक तो दो बातें थी उनकी। पहली बात तो ये थी तालीम के बारे में, एक तो वो कोशा रहते थे कि तालीम जो देना है वो उसमें मजहब का तफरीक नहीं करना है। वो अंग्रेज़ों को ले आते थे, जो उस सब्जेक्ट के माहिर थे उनको लाते थे वो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई हो, तो जो सब्जेक्ट का माहिर था उसको लाते थे वो सब्जेक्ट के माहिर को। वो ये नहीं देखते थे कि ये कौन है या कहाँ से है, वो तफरीक नहीं करते थे। वो जो सब्जेक्ट का माहिर है, हिंदू अगर माहिर तो हिंदू को लाते थे वो, अगर अंग्रेज माहिर तो अंग्रेज को लाते थे। लिहाजा उनके लिए वो कोई तफरीक नहीं था, एक नंबर। नंबर दो, वो हिंदू मुसलमान की मोहब्बत और उसकी जो खाई थी, जो गैप अंग्रेजों ने कर दिया था, उसको कैसे दूर किया जाए, उसके लिए तो इतना कोशा रहते थे कि वो हर मीटिंग्स में बड़े लोगों के बीच भी, स्टूडेंट्स के बीच भी कम्युनल हार्मनी के ऊपर जोर डालते थे, और उनकी हर बातें, और तालिब इल्म में कोई भी तफरीक नहीं था उनका। लिहाजा हमारी तालीमों में, हमारी तालीमात जो हुई है, जब हमारी ट्रेनिंग यानी कि अलीगढ़ वालों की ट्रेनिंग में भी, मैं तो इंजीनियरिंग किया, हमारी इंजीनियरिंग में तो 50% स्टूडेंट नॉन मुस्लिम होते थे अलीगढ़ के अंदर। तो हमारे यहाँ तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तो कभी तफरीक ही नहीं हुआ, और हमने कभी बस तफरीक बाहर से वैसा लगता है कि ऐसा है। हाँ कभी, लेकिन ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कभी कोई तफरीक नहीं हुआ। ठीक है। और लेकिन आपने वजह फरमाया, आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि कम्युनल हार्मनी पे काम किया जाए। मौलाना भी काम कर रहे हैं बहुत, मुझे मालूम है मौलाना बहुत काम कर रहे हैं इस पे, कम्युनल हार्मनी पे। हम सब लोगों को मिलके कम्युनल हार्मनी पे अच्छा काम करना चाहिए, इस वक्त बहुत ज़रूरत है। ठीक है, चूंकि वक्त की कमी है, मैं वापस आपके पास आऊँगा, वक्त की कमी है। मोहम्मद अमीन साहब, क्या पैगाम देंगे आखिर में इस मुल्क के लोगों को, जो आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं? मुस्लिम मारवाड़ एजुकेशनल सोसाइटी की जो ये एक कोशिश थी और फिर एक यूनिवर्सिटी बनी, वहाँ बैठ करके आप यूनिवर्सिटी की तरफ से इस मुल्क के लोगों को क्या पैगाम देंगे? मैं अपने लास्ट पैगाम से पहले 10 सेकंड और लेना चाहूँगा। एक चीज़ तो ये है कि ये भी एक बड़े अलमिया है कि अपनी कौम का, मतलब अपनी कौम से मतलब चूंकि यहाँ मुसलमानों की बात हो रही है कि मुसलमानों के आला तालीम के लिए मुसलमानों को ही सर सैयद बनना पड़ेगा। हाँ। अरे भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पूरा इतना हजारों करोड़ का बजट लेके चलाती है टैक्सेशन से, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अकाउंटेबिलिटी कब सेट करेंगे? पहली चीज तो ये कि हमें डिबेट ये करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मैं कल का बताता हूँ, कल एक डिस्कशन में था जहां डेटा शेयर हो रहा था कि 18% बच्चा है जो हायर एजुकेशन में पहुंच पा रहा है, तो 82% तो भी बाहर है पूरे हिंदुस्तान का ही, खाली मुसलमान ही नहीं। और जब हम उसमें मुसलमानों की बात करते हैं तो वो 2.25 पे आ जाता है। तो 98%, तकरीबन 98% मुसलमान बच्चा अभी हायर एजुकेशन से बाहर है। तो हमें अपने कौम की फिक्र के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की फिक्र करनी है। पहला पैगाम तो ये कि हमें गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाने के लिए प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे, ना कि सिर्फ मुसलमानों में सर सैयद पैदा करने। और उसके लिए अवेयर होना पड़ेगा। दूसरी चीज कि जो काम करना है तो काम करना है, भले ही लोग कुछ भी कहें। मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहता हूँ एएमपी का, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स। 13-14 साल पहले एक छोटे से 4-6-10 लोगों ने मिलकर कोशिश की कि भाई हमें कुछ करना है। आज मैं बस एक एग्जांपल दूंगा, उसकी वेबसाइट आप देख लीजिएगा, indiaszakat.com एक वेबसाइट है उसकी,
जो 2 साल पहले शुरू की गई कोविड के दौरान। आज अल्हम्दुलिल्लाह 11 करोड़ 16 लाख रुपए से ज्यादा डोनेशन आके लोगों से 4,500 ज्यादा बेनिफिशियरीज तक जा चुका है, जो डिफरेंट ठीक है। लेवल पे उसमें कॉज किए। उसमें ज़कात का बहुत बड़ा मत है, नॉन ज़कात भी लोग देते हैं। तो काम करने वालों के लिए रास्ते बन सकते हैं। हाँ, पर वो हिम्मत जुटानी पड़ेगी, जो कहने वाले कहते रहेंगे, हिम्मत आप जुटानी काम करते पड़ेगी रहिए। और आज उन कदम बढ़ाने 4,500 पड़ेंगे। बेनिफिशियरीज से ठीक है। पूछिए कि वो कितना बड़ा सुकून ठीक महसूस है। कर रहे हैं। उसमें IIT की स्कॉलरशिप्स हैं, उसमें मेडिकल की स्कॉलरशिप्स हैं, उसमें नर्सिंग की स्कॉलरशिप्स हैं, फार्मेसी की स्कॉलरशिप्स हैं और स्कूल की स्कॉलरशिप्स हैं, ऑर्फनेज की स्कॉलरशिप्स हैं, स्कूल है। सपोर्ट है। ठीक तो है। ये चीज। दूसरी चीज ये कि यूनिवर्सिटी की हैसियत से मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई हमें कुछ भी हो, कितनी भी दिक्कतें हो, आज गरीब से गरीब आदमी जब शादी करता है तो 1,00,000-2,00,000 रुपए कर्ज लेके भी अपनी बच्ची की शादी करता है। जी। झूठी शान और शौकत के लिए घर भी गिरवी रख देता है। बच्चे की तालीम को चूंकि हमने अभी प्रायोरिटी में नहीं लिया, हमारी कहीं भी वो प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, ठीक इसलिए है, आज हमारे उसको पास सारा प्रायोरिटी रोना में है। लाना पड़ेगा। हम पढ़ाना शुरू तो करें, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं। ठीक आज है। मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के अंदर 14,000 बच्चे पढ़ रहे हैं और इस साल मोमा की, EWS की और SC ST की स्कॉलरशिप मिला के करीब 1.5 करोड़ रुपीस का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे कैंपस में हमारे बच्चों के अकाउंट में उसके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है, उसके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है, अवेयर होना पड़ेगा। सारे टारगेट अचीव कर। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद आलम बरनी साहब। आखिर में कम से कम अल्फाज में क्या कहेंगे, ना सिर्फ एजुकेशन के मैदान में आगे बढ़ें, पर ये जो हालात बने हैं इनसे भी पार पा जाए मुस्लिम तबका, खास तौर से कम्युनल हार्मोनी के मामले में। देखिए खुर्शीद भाई, सबसे अहम बात यह है कि सबसे पहले तो हमें ये रोना बंद करना पड़ेगा कि हम अल्पसंख्यक हैं तो हमारे साथ ज्यादतियां होती हैं। ये बिल्कुल रोने हमें बंद करने पड़ेंगे, हिम्मत से काम लेना पड़ेगा और कोशिशें करनी पड़ेंगी। और दूसरी चीज ये है कि हम हमेशा जो है अपनी कमियों को छिपा करके और अपनी गिरबान में ना झांकें, बल्कि पुरानी चीजों को दोष देते रहें, उससे कोई कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हमें आगे बढ़ने की जरूरत है और सवाल करने होंगे, चाहे वो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हों, चाहे वो हमारे रिलीजियस लीडर्स हों, चाहे वो हमारी सोसाइटी के लोग हों, उन सबसे हमें खड़े होकर के सवाल करने पड़ेंगे कि आप कर क्या रहे हैं और आपने अभी तक क्या किया है। तो जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे, आप सर सैयद से एक चीज छोटी सी सीखें कि उस जमाने में जब अंग्रेजों के खिलाफ कोई नहीं बोलता था तो सर सैयद ने असबाब बगावत हिंद लिखी, समझ रहे हैं? तो सर सैयद ने अपनी आवाज उठाई, तब भी सवाल किए। तो हमें सर सैयद से कम वो सवाल भी करते थे और बातचीत भी करते थे, सबसे बड़ी खास बात यही थी उनकी। बिल्कुल ठीक है। मौलाना कल्बे रुशद रिजवी साहब क्या कहेंगे, वो जो फिक्र है आपकी कि भाई ये बच्चे 21 साल के 22 साल के हो जाते हैं, 25 फिर 26 साल के हो जाते हैं, फिर 30-32 साल के हो जाते हैं और कुछ करते नहीं। कौम की जो ये हालत है, तो ये हालात जो है ये कैसे बेहतर हों तालीम के मैदान में, ये तबका खासतौर से मॉडर्न एजुकेशन में ये कैसे आगे बढ़े, सोचो फिक्र जो है वो कैसे डेवलप हो। देखिए, 3 नज़रिए से मैं यहाँ बात करना चाहूँगा। चूँकि सब इल्मी दुनिया के वकील और समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और मुल्क आपको देख रहा है और मुल्क आपसे कुछ जानना चाहता है। पहली चीज़ तो यह है कि हमें मुल्की नज़रिए से सोचना होगा कि हमारे मुल्क में तालीम का क्या मेयार है। तो हमारे मुल्क में तालीम का मेयार इतना है कि अगर हम अंदाज़ करें तो करीब 2035 में हम शायद 50% जो है वो 12वीं क्लास में बच्चे आएंगे, यानी 12th पास बच्चे गिने जाएंगे। इतनी आबादी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी है, जो कि मैं अपनी आबादी को ताकत समझता हूँ, अपनी आबादी को बोझ नहीं समझता। और उन सियासतमदारों के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ जो इसे बोझ बताते हैं, क्योंकि वो अपनी कमियों पे पर्दा डालने के लिए ये काम करते हैं। अब आ जाते हैं हम दूसरे तई हमारा स्टेट का क्या स्ट्रक्चर है। स्टेट केरला है तो वहाँ जो स्ट्रक्चर है उसका फ़ायदा जहाँ हिंदू को हो रहा है वहाँ मुसलमान को भी हो रहा है। स्टेट अगर उत्तर प्रदेश, बिहार या दिल्ली है तो उसके स्टेट की जो मशीनरी काम कर रही है उसका फ़ायदा हिंदू को भी हो रहा है, मुसलमान को भी हो रहा है। लेकिन एक है हमारे घर का समाज। घर के समाज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा एक जुमले में, जो मैंने MIT की यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्र संसद के स्टूडेंट के दरमियान कहा था, समय से ज़्यादा किसी को समय मत दो, क्योंकि तुम्हें जब समय की ज़रूरत होगी तो समय तुम्हें समय नहीं देगा। वक्त से ज़्यादा किसी को वक्त मत दो, क्योंकि जब तुम्हें वक्त की ज़रूरत पड़ेगी तो वक्त तुम्हें वक्त नहीं देगा। वक्त का सही इस्तेमाल जो करता है या वही सिकंदर होता है या वही सर सैयद होता है। ठीक है, मोहम्मद इरशाद साहब क्या कहेंगे, क्या पैगाम होगा आखिर में कि वो जो शमा जलाई थी वो शमा और बेहतर तरीके से ज़्यादा रोशनी फैलाए। एकदम सही है कि सर सैयद के शमा को रोशन करने के लिए हमारे पास सर सैयद और उसके मिशन का सिर्फ एक ही चीज़ है
कि तालीम ही सबसे बड़ा ताकत है। तालीम को अपना टूल बनाइए और तालीम के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि हम सब लोगों को मिलके दो चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, स्कूल्स, और स्कूल नहीं कायम कर सके तो अपने अपने इलाके में हम लोग नीट के लिए अपने बच्चों को अपने इलाके से चूज़ करें और उन बच्चों को नीट के लिए तैयार कराएं कि नीट एक ऐसी चीज़ है जिसका कंपोनेंट क्लियर करता है। अगर 600 से ज़्यादा नंबर आ गए तो आपके बच्चे को सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। लिहाजा अपने अपने इलाके में नीट की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग खोलिए और उस कोचिंग में बच्चों को तैयार कराइए। उसमें किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना है और आपके बच्चे तैयार हो जाएंगे। अपने अपने इलाके में कीजिए, किसी बड़े शहर में मत कीजिए। इलियास मलिक साहब, ईच वन टीच वन वाला जो आपका एक काम था या एक आंदोलन था, एक तहरीक थी, क्या उसे हर किसी को अपनाने की ज़रूरत है? क्योंकि सर सैयद तो हर किसी को बनना पड़ेगा, किसी के ऊपर ये बोझ जो है डाल नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। इसलिए कि तालीम को ये समझना पड़ेगा कि जैसे इंसान की ज़िंदगी के लिए हवा, पानी और खाना ज़रूरी है, बिल्कुल उसी दर्जे में तालीम ज़रूरी है। जब लोगों के अंदर ये फ़िक्र बेदार हो जाएगी तो यकीनन वो तालीम को अहमियत देंगे। और जो लोग ऐसे हैं जो बाहैसियत लोग हैं और अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में तालीम दिला रहे हैं, मैं उनसे बार बार यही कहता हूँ कि भाई आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में तालीम दिला रहे हैं, किसी एक बच्चे को अपने बच्चों के साथ आप तालीम दिला दीजिए। इससे समाज में बेहतरी भी आएगी, तालीम भी आम होगी और यकीनन जो बच्चा तालीम हासिल करेगा वो भी कल किसी और बच्चे को तालीम दिलाएगा। वो एक उसके अंदर ख्वाहिश भी पैदा होगी और फिक्र भी पैदा होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोग आए। ज़ाहिर तौर पर सर सैयद अहमद ख़ान साहब जो हैं, जो उन्होंने वो एक तरीके से ख्वाब देखा था, जो उनका मिशन था, उस पर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान एक नाम नहीं है बल्कि वो एक तहरीक है और उस तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए सबको काम करने की ज़रूरत है और सभी को काम करना पड़ेगा। आपने प्रोग्राम देखा, बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब।